नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और जानेंगे कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा गया है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे भी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों की तैयारी आप जरूर करके जाइएगा। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है कुल 3 खंड में विभाजित है। खंड क, खंड ख और खंड ग। एक एक करके तीनों खंडों में हम लोग देखेंगे कि क्या आपसे पूछा गया है और इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा। तो जो आपका खंड क है इसमें आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया है। अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया है, कुल 5 प्रश्न इसमें आपसे पूछे गए हैं। पांचों का उत्तर आपको देना है। 75 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो कहानी में और उपन्यास में क्या अंतर होता है इसको आपको बताना है। आप बताएंगे कि कहानी का जो कथानक होता है वो संक्षिप्त होता है, उपन्यास का जो कथानक होता है वो विस्तृत होता है। कहानी किसी एक ही घटना से संबंधित होती है, लेकिन उपन्यास में एक घटना मुख्य होता है और उसके साथ साथ कई और घटनाएं होते हैं। कहानी के जो पात्र होते हैं वो कम होते हैं, उपन्यास में जो पात्र होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। कहानी का जो कथा वस्तु होता है वो तीव्र गति से आगे बढ़ता है, लेकिन उपन्यास का जो कथा वस्तु होता है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। जो आपका दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है वो है हिंदी के 3 प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखते हुए उनकी एक एक कहानी का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि कहानी हिंदी की प्रमुख गद्य विधा है, फिर उसे 3 कहानीकारों का नाम आपको लिखना है, उसके एक एक कहानियों का नाम लिखना है। जैसे प्रेमचंद का नाम लिख देंगे, उनकी कहानी कफन लिख देंगे। इसी प्रकार से आप जयशंकर प्रसाद का नाम लिख सकते हैं, उनका कहानी पुरस्कार लिख देंगे। इसी प्रकार से आप किसी अन्य का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे राजेंद्र यादव का नाम लिख दिए, उनकी एक कहानी लिख देंगे जहां लक्ष्मी कैद हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं, किन्हीं 2 रिपोर्टाजों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप रिपोर्टाज को यहाँ पर परिभाषित करेंगे। रिपोर्टाज की परिभाषा लिखने के बाद आप 2 रिपोर्टाजों का नाम लिख देंगे। जैसे एक लक्ष्मीपुरा लिख देंगे, दूसरा जो है तूफानों के बीच लिख देंगे। जो लक्ष्मीपुरा है वो शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है और जो तूफानों के बीच है ये जो रागे राघव के द्वारा लिखा गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ध्रुव स्वामी नाटक के 2 प्रमुख स्त्री पात्रों और 2 प्रमुख पुरुष पात्रों के नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है जो 1933 ईस्वी में लिखा गया था। अब इसके 2 स्त्री पात्र और 2 पुरुष पात्रों के नाम आपको लिखने हैं। स्त्री पात्रों में 2 का नाम आप लिख सकते हैं, कोमा या मंदाकिनी 2 का लिख सकते हैं। पुरुष पात्रों में आप चंद्रगुप्त और रामगुप्त का नाम लिख सकते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब 5वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उपन्यास के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, उत्तर दीजिए। तो उपन्यास के जो प्रकार होते हैं उन्हीं प्रकारों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे तिरस्मी यारी उपन्यास हो गया, जासूसी उपन्यास हो गया, सामाजिक उपन्यास हो गया, ऐतिहासिक उपन्यास हो गया, प्रगतिवादी उपन्यास हो गया, आंचलिक चेतना से संबंधित उपन्यास हो गया, आधुनिकता बोध के उपन्यास हो गया। ये सभी उपन्यास के प्रकार हैं, इनका आप नाम लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। खंड ख है और खंड ख में आपसे लघु उत्तरी प्रश्न जो है पूछा गया है। 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको देना है। शब्दों की सीमा जो है 200 शब्द है। 200 शब्दों में आपको उत्तर यहाँ पर देना होगा। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पर्दा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो यशपाल ने पर्दा कहानी को लिखा हुआ है, इसका सारांश 200 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगला प्रश्न है, भोर का तारा एकांकी का उद्देश्य लिखिए। भोर का तारा एकांकी का उद्देश्य लिखना है आपको, क्यों लेखक ने इसको लिखा हुआ है, लेखक के लिखने का उद्देश्य क्या है, उसी के बारे में आपको 200 शब्दों में यहाँ पर लिखना होगा। जो अगला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि संस्मरण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले आप बताएंगे कि संस्मरण होता क्या है, फिर संस्मरण के विशेषताओं के बारे में आपको लिखना होगा। कुल 200 शब्दों में आपको यहाँ पर उत्तर देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड देख लेते हैं। खंड ग है, इसमें आपसे विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछा गया है। कुल 5 प्रश्न इसमें आपसे पूछे गए हैं और 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अंतिम प्रश्न इसमें अनिवार्य है, अंतिम प्रश्न का उत्तर आपको देना ही होगा, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है,
वो है गबन उपन्यास के आधार पर जालपा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो गबन जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, उस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र जालपा है, उसका चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसी के चरित्र की विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। 10वें प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि ध्रुवस्वामिनी नाटक की तात्विक समीक्षा कीजिए, यानी नाटक के तत्वों के दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी नाटक की समीक्षा आपको यहाँ पर करनी है। जो 11 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पिता कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए, यानी कहानी तत्वों के आधार पर पिता कहानी की समीक्षा आपको यहाँ पर करनी है। जो 12 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रेखा चित्र से क्या तात्पर्य है बताइए, और रेखा चित्र के स्वरूप को भी स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले रेखा चित्र होता क्या है इसके बारे में आप लिखेंगे, फिर रेखा चित्र का स्वरूप कैसा होता है, उस स्वरूप में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, और 13 नंबर प्रश्न में आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी प्रसंग सहित आपको व्याख्या यहाँ पर लिखना होगा। इसमें जो पहला व्याख्या है वो रामचंद्र शुक्ल के मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। शुक्ल जी ने लिखा हुआ है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस गद्यांश का व्याख्या आपको संदर्भ सहित करना है। रामचंद्र शुक्ल के मित्रता नामक निबंध से यह लिया गया है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो अथवा भी दिया हुआ है, दूसरे वाले को कर सकते हैं, जो अशोक के फूल से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा हुआ है। द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है कि अशोक आज भी उसी आनंद में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पूर्व था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं हुआ है, परिवर्तित हुई है मानव की मनोवृत्ति। यानी अशोक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर परिवर्तन हुआ है तो मानव की मनोवृत्ति में हुआ है, दूसरा कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है। आज बगैर बदले वह आगे बढ़ सकती तो कदाचित वह भी परिवर्तित नहीं होती। अगर मानव की मनोवृत्ति बदले बिना आगे बढ़ सकती तो वह भी परिवर्तित नहीं होती, और अगर वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष शुरू हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का संवेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। यानी अगर मनुष्य की मनोवृत्ति नहीं होती और ये आधुनिकता का विकास हो जाता तो शायद मनुष्य सरवाइव नहीं कर पाता और मनुष्य के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता, हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, पूरी कहाँ बदली है पर बदल तो रही है। यानी मनुष्य की जो मनोवृत्ति है वो भी पूरी अभी नहीं बदली है, लेकिन धीरे धीरे बदल रही है। इस गद्यांश का व्याख्या आपको संदर्भ सहित और प्रसंग के साथ जो है करना है। इतना जो है पेपर आप तैयार करके परीक्षा देने जाने से पहले जाइएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।